पेनिसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीप का मतलब होता है कि ऐसी लैंड सरफेस, एक ऐसी सरफेस जो ज्यादा तरफ से पानी से घिरी हो। यहाँ पे हमारा प्यारा भारत तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। उसके एक तरफ है अरेबियन सी यानी अरब सागर, एक तरफ है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, और एक तरफ है इंडियन ओशियन यानी आपका हिंद महासागर। यह महासागर जितने खूबसूरत दिखते हैं, गर्मियों में जितने सुहाने लगते हैं, ये हमारे लिए प्राकृतिक आपदा का कारण भी बन सकते हैं। ऐसी ही एक आपदा आपने इन दिनों चर्चा में सुनी होगी जिसका नाम है बिपरजॉय साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है, कैसे ये जनरेट होता है इंडियन ओशियन के अंदर यानी हमारे इंडिया की तरफ, ये कैसे बढ़ रहा है और क्यों ये बार बार आ रहे हैं, इन सारे विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे बारी बारी। यकीन दिलाता हूं जब तक ये वीडियो एंड होगा आपका साइक्लोन के बारे में कोई भी एक सिंगल डाउट नहीं बचेगा। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पे जाके आप अपना कमेंट कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं और वीडियो के अंत में आप अपनी राय भी रख सकते हैं। तो जैसे आपने थंबनेल और टैगलाइन देख लिया होगा कि यहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने अपने जो हाई अलर्ट था वो इश्यू कर दिया है बिपरजॉय साइक्लोन को लेके। साइक्लोन को हिंदी में चक्रवात भी कहते हैं। तो वही है कि चक्रवात का नाम बिपरजॉय भी कैसे पड़ा है। यहाँ हमारे टेक्निकल टीम से थोड़ी एरर हो गया है, यहाँ पे ई नहीं है, यहाँ पे है ए है। वैसे बंगाल में बिपरजॉय भी कहा जाता है। बंगाल का नाम क्यों ले रहा हूं ये सब आपको पता लगेगा। तो यहाँ पे बिपरजॉय साइक्लोन कैसे जनरेट हुआ, इन सब के बारे में आज हम क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं कि ये साइक्लोन किस तरह से जनरेट हुआ है, क्या इसकी कहानी है, सबके बारे में आज एक एक करके हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ते, आगे बढ़ने से पहले यहां हम सारी टैगलाइंस देख सकते हैं, जितने भी अखबारों में हेडलाइन था यही फिलहाल सुर्खियां बनी हुई है जब से ये साइक्लोन के बारे में अलर्ट मिलना स्टार्ट हुआ है। यहां पे हर जगह यही हेडलाइन बनी हुई है, चाहे मैं आज की बात करूं चाहे कल की बात करूं, यही होने वाला है क्योंकि साइक्लोन के जो असर है वो 15 जून तक रहने वाले हैं और थोड़े बहुत ये असर हमें दिखाई भी देने लग गए हैं। कल नॉर्थ इंडिया के अंदर हमें हल्की हल्की बारिश देखने को भी मिली थी और हम बात करें गुजरात और मुंबई के अंदर ये साइक्लोन काफी ज्यादा हिट करने वाला है और वहां पे नुकसान पहुंचाने वाला है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी हेडलाइन में ये बिपरजॉय साइक्लोन के बारे में ही यहाँ पे न्यूज मिल रही है। काफी लोगों ने अपनी यहाँ पे कुछ उनको जान भी गंवाई है, हानि भी हुई है। तो हम दुआ करेंगे कि जो भी इस साइक्लोन की वजह से होने वाला है उसमें इंसानों को, या मैं जो भी कहूं जो भी घटने वाला है, इससे कम लोगों को नुकसान हो, यहाँ पे लोग अपने आप को आराम से सर्वाइव करवा के ले जाएं और यहाँ से बच सके। इसके लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो उससे पहले आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ सैटेलाइट इमेज है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले जब सैटेलाइट उठना स्टार्ट होता है, बनना स्टार्ट होता है, तो इस तरह से इमेजेस बनना, इस तरह से वो बनना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे ये साइक्लोन जब बढ़ने लगता है, अपनी साइज बढ़ाता है, तो कुछ इस तरह का ये रूप ले लेता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक बवंडर टाइप का, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बादल जैसी स्ट्रक्चर बवंडर बनाए यहाँ पे आपको दिख रही है। ये बिपरजॉय साइक्लोन की क्या है, ये उनकी सैटेलाइट इमेज है जो ऊपर से सैटेलाइट के थ्रू ली गई है। यहाँ पे ये जनरेट हुआ कहां पे, मतलब ये बना कहां पे है, तो ये हमारा प्यारा भारत रहा। इस भारत के इधर हमारा पड़ता है अरेबियन सी यानी अरब सागर। अरब सागर से ये पैदा हुआ है, बना है, स्टार्ट हुआ है और ये जाके यहां पे हमारे इंडिया की तरफ हिट करने वाला है। गुजरात और बंबई वाले जो कोस्टल एरिया है ना, वहां पे हिट करने वाला है। और ये यहीं पे हिट नहीं करेगा, इसके साथ साथ ये पाकिस्तान के कराची वाले उन एरिया में भी हिट करने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो यहां पे आपको कुछ न्यूज और दिखाई दे सकते हैं कि साइक्लोन की वजह से बंबई से जो फ्लाइटें जाने वाली थी उनको डिले कर दिया गया है, उनको बंद कर दिया गया है। बिकॉज देखो, साइक्लोन को अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो साइक्लोन का मतलब होता है कि बहुत एक लेमैन लैंग्वेज में बताऊं ना, एकदम आसान भाषा में, तो साइक्लोन का मतलब होता है कि बहुत तेज तेज हवाएं ऐसे बवंडर बनाते हुए आगे की तरफ चल रही है। जब ये हवाएं आगे की तरफ चलती है ना, तो अपने साथ बारिश वगैरह काफी कुछ कराती है। इस हवाओं की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि कुछ भी उसके अंदर, मतलब उड़ पाना, फ्लाइट्स के लिए उड़ पाना तो काफी इंपॉसिबल होता है। अगर फिर भी फ्लाइट्स को उड़ाने की कोशिश करी जाएंगी तो बहुत ज्यादा हानि होने के चांसेस होते हैं। ये आसान भाषा में ऐसे भी समझ सकते हो जैसे मेरे राजस्थान के प्यारे भाई, जहां पे आसपास को समंदर नहीं है, बड़ी वाटर बॉडी नहीं है, तो वहां पे साइक्लोन, आपने साइक्लोन तो नहीं लेकिन आपने मिट्टी का एक देखा होगा कि मिट्टी का गोल बवंडर सब घूमता हुआ कभी कभी हमें दिखाई देता है, कभी कभी हमारी तरफ आता हुआ हमें प्रतीत होता है। वही जो गोल गोल बवंडर मिट्टी का घूमता हुआ दिखाई देता है ना, ऐसा ही कुछ जब पानी के अंदर होता है तो उसे साइक्लोन नाम दिया जाता है। और जो मिट्टी के अंदर होता है ना, तो हम लोकल लैंग्वेज में तो हमें हमारे इधर भगुलिया कहते हैं। आपके उधर लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो वही भगुलिया जब पानी के अंदर आता है तो उसे साइक्लोन कह दिया जाता है। हवा का एक तेज बवंडर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, ठीक है, तो वही साइक्लोन होता है। तो उस इतनी तेज हवाओं की वजह से इन फ्लाइट्स को डिले कर दिया गया है गुजरात और बॉम्बे के अंदर। और यहाँ पे हमारे जो
क्या नाम है, अमित शाह है, उनके द्वारा भी कहा गया है कि जो हमारी जो तैयारी है इसको लेके वो पूरी हो चुकी है। क्योंकि इंडिया आज से अगर 15-20 साल पहले की बात करूं तब हाँ साइक्लोन हमें काफी ज्यादा इंपैक्ट करते थे, हमें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते थे, क्योंकि तब तक हमारा सिस्टम इतना अच्छा डेवलप नहीं था कि हम साइक्लोन को बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर लें, और उसके रिगार्डिंग तैयारियां भी हम इतनी अच्छे से नहीं कर पाते थे। लेकिन जिस तरह से इंडिया आगे बढ़ रहा है, इंडिया आगे जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, लोग जितने जागरूक होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी डेवलप करते जा रहे हैं, हमारे इंडिया के जो इंजीनियर्स है या बाकी जो भी लोग इसके अंदर अपना योगदान दे रहे हैं, उसकी वजह से हम साइक्लोन की वजह से इतना ज्यादा आज मतलब वो सर्वाइव नहीं करते हैं। हम साइक्लोन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। उड़ीसा के अंदर भी जो फेनी जैसे साइक्लोन आए थे, तो उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से भी वहां पर बहुत अच्छे इंतजाम करे गए थे, इतनी अच्छी तरीके से साइक्लोन को हैंडल करा गया था कि हम वापस जो पहले की तरह हमारे पास ट्रेजेडी होती थी वैसे नहीं होती। तो वैसे ही अमित शाह ने कहा कि हमारी पूरी तैयारियां हो चुकी है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये साइक्लोन हमारे पाकिस्तान को भी एंटर करने वाला है, तो हमारा मतलब हमारा ही है, पहले हमारा ही था, तो भविष्य में बहुत जल्द हमारा वापस होगा, उम्मीद करते हैं। लेकिन हाँ, पाकिस्तान को भी हिट करने वाला है, और पाकिस्तान की तैयारियां कैसी हो सकती है ये हम सब जानते ही हैं। तो बस, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जहां पे भी ये साइक्लोन टकराए वहां पे कम से कम इसकी वजह से नुकसान हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे जाने से पहले यहाँ पे कुछ है चीजें हैं जो बता देता हूं कि साइक्लोन जब जनरेट होता है, साइक्लोन जब आगे बढ़ता है, तो मैंने बताया ये एक हवा का तेज तेज बवंडर होता है ना, और अपने साथ बारिश लाता है, अपने साथ पानी लाता है ना। तो उसकी वजह से जो हवा है, हवा की स्पीड अलग अलग होती है, तो उसी स्पीड के अकॉर्डिंग इन साइक्लोन्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। जैसे मान लो आप बाइक लेके जा रहे हो, तो बाइक अगर धीरे चला रहे हो तो बोलते हो कि भाई 40 से कम की स्पीड में बाइक चला रहे हो तो बोलते कि वो धीरे बाइक चला रहा है। 40 से 60 में चलाते हो तो बोलते कि हाँ मध्यम गति की स्पीड से जा रहा है। उससे तेज जाते हो तो अलग अलग स्पीड के अकॉर्डिंग आपको कैटेगराइज करा जाता है कि ये बाइक धीरे चलाता है या मीडियम चलाता है या बहुत तेज चलाता है। उसी तरह से जो साइक्लोन में जो हवाएं चल रही है उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। अगर हवाओं की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है तो ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, तो उसको बहुत खतरनाक यानी एक्सट्रीम वाला साइक्लोन कहा जाता है। ऐसे ही अलग अलग, अगर बहुत धीरे हवा चल रही है, स्पीड बहुत धीरे है, तो उसको लो लेवल का कहा जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग है कि सुपर साइक्लोनिक होता है, वेरी सीवियर है कि सीवियर साइक्लोन है, तो अलग अलग स्पीड के अकॉर्डिंग बांटा जाता है। अभी हमारा जो ये साइक्लोन आ रहा है इसकी स्पीड अराउंड क्या नाम 150 के आसपास बताई जा रही है, 150 किलोमीटर पर आवर के आसपास ये पहुंच सकता है। उसके अकॉर्डिंग इसको सीवियर वाली कंडीशन के अंदर डाला गया। मतलब सोच के देखिए, अगर 150 स्पीड हो, 150 130 भी अगर हम लेके चले, 130 किलोमीटर पर आवर भी लेके चले, तो अंदाजा लगाइए जब 100 की स्पीड में बाइक चलाते हैं तो कितनी तेज हवाएं हमें लगती है, फील होती है। ये हवाएं जब 150 के आसपास हमारी तरफ आएगी और साथ में बारिश लेके आएंगी तो कितना ज्यादा वो हार्म कर सकती हैं। तो वही है ये साइक्लोन, इसी की वजह से इसे सीवियर साइक्लोन भी कहा गया है। यहां पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग 11 तारीख से लेकर 16 तारीख तक है ना, मैंने बताया कि ये साइक्लोन जो ड्यूरेशन है ना, ऐसा नहीं होता कि साइक्लोन बना और अगले दिन ही खत्म हो जाता है, उसकी ड्यूरेशन थोड़े दिन तक रहती है। मतलब कैसे होता है कि जहां पे साइक्लोन बनता है समुद्र के अंदर, साइक्लोन बनने के लिए समुद्र चाहिए होता है या बड़ा वाटर बॉडी चाहिए होती है, वहां पे साइक्लोन जनरेट होता है, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे वो आगे की तरफ बढ़ता है, बढ़ते जाता है ना, तो उसका इंपैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ दिन तक चलता है, एक दिन की प्रोसेस नहीं होती है, कुछ दिन तक चलता है। तो यहाँ पे 11 तारीख से लेकर 16 तारीख तक के डाटा है, और ये बताया गया कि कौन से दिन तक साइक्लोन कहां रहेगा और साइक्लोन की हवा की स्पीड क्या क्या रहने वाली है। तो देखो यहाँ पे अपन को नजर आ रहा है कि 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक उसकी स्पीड अच्छी खासी रहने वाली है। लेकिन जैसे ही 15 तारीख आएगी, 15 तारीख को जाके इसकी तो थोड़ी बहुत स्पीड है वो कम हो जाएगी। 15 तारीख यानी 15 तारीख को इसकी स्पीड हल्की बहुत कम हो जाएगी, मतलब इसका जो असर है ना धीरे धीरे कम हो जाएगा। और 16 तारीख के बाद जाते जाते इसकी स्पीड और कम हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे क्यों होता है ये, आगे जाके इतना कम क्यों हो जाएगा, सबके बारे में मैंने बताया ना। धीरे धीरे वीडियो में आगे बढ़ोगे आपको सारा आइडिया लग जाएगा कि आगे जाके कुछ दिन के बाद में ये इतना कम क्यों पड़ जाता है, इसकी पावर कम क्यों हो जाती है, इसका असर कम क्यों हो जाता है, और इतने दिन तक ये क्यों रहता है, इनके सबके बारे में आपको पता लग जाएगा। आगे देखो बढ़ते हैं, यहाँ पे जो मैंने बताया इसका नाम क्या है, बिपरजॉय है। तो जैसे आपने थंबनेल में भी देखा था कि बिपरजॉय नाम आकर पड़ा कैसे, है ना, हमारे पास काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है। चलिए बिपरजॉय बिपरजॉय इतना नाम सुनते हैं, है ना। बिपरजॉय से पहले हमने गुलाब नाम सुने थे, कभी हम फेनी नाम सुनते हैं। ये अलग अलग नाम जब हम सुनते हैं, ये नाम आखिर ऐसे अजीबोगरीब नाम दिए कैसे जाते हैं, और ये नाम सोचता कौन है। तो वही है, पहले तो बात करते हैं कि जो बिपरजॉय नाम जो दिया गया ना, इसका मतलब है जो सारी जॉय छीन ले, है ना, जो मतलब सारी जॉय, कोई किसी तरह से हमें कोई जॉय नहीं देने वाला है, हमें कोई खुशी नहीं देने वाला है, हमारी सारी जॉय ये छीन लेने वाला है। और इसके मीनिंग की मैं बात करूं, इसके अर्थ की मैं बात करूं, इसका अर्थ होता है डिजास्टर, है ना, जो एक आपदा, एक बड़ी आपदा होती है, डिजास्टर ये होता है। और ये नाम दिया गया था बांग्लादेश के द्वारा, ये नाम दिया गया था बांग्लादेश के द्वारा। तो आपके मन में डाउट आ सकता है कि बांग्लादेश, बांग्लादेश क्यों, है ना, वाई बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश
जबकि साइक्लोन तो हमारे इंडिया और पाकिस्तान की तरफ आया है, तो बांग्लादेश का इसका इंटरफेयर कहां से आ गया? ऊपर से साइक्लोन ना तो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में भी नहीं पैदा हुआ है, ये तो अरब सागर के अंदर बना है। फिर बांग्लादेश ने इसका नाम क्यों रखा? बिल्कुल इसी सवाल का आपका जवाब है अगली स्लाइड के अंदर। तो यहां पे जैसे मैंने बताया कि इंडियन ओशियन के अंदर अगर हिंद महासागर के आसपास कुछ कंट्रीज है ना, कुछ देश हैं, उनमें से 13 देश, जो 13 देश आपको यहाँ पे लिस्ट में नाम दिखाई दे रहे हैं ना, बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब अमीरात और यमन, ये 13 देश हैं। ये 13 देश मिलकर क्या करते हैं? अपनी तरफ से 13 नाम देते हैं। ऐसा समझ सकते हो, मान लो कोई एक बच्चा पैदा होता है आपके घर में, तो जब बच्चा पैदा होता है तो हर एक इंसान से आप क्या करते हो? कुछ नाम पूछते हो, कुछ नाम सजेस्ट कर दो कि इस बच्चे का नाम क्या रखे। तो हर एक इंसान अपनी तरफ से कुछ कुछ नाम सजेस्ट करता है ना, हर एक इंसान कुछ ना कुछ अपनी तरफ से नाम सजेस्ट करता है, उनमें से कोई आप एक नाम रखते हो। तो उसी तरह से है कि ये 13 कंट्री अपनी तरफ से 13 नाम सजेस्ट करते हैं कि हर एक, जैसे बांग्लादेश की बात करूं तो बांग्लादेश ने 13 नाम अपनी तरफ से सजेस्ट कर दिए, तो उनको 13 नाम यहां पे ऐसे लिख लिए जाते हैं। उसके नीचे इंडिया आया, इंडिया ने अपने 13 नाम सजेस्ट कर दिए, उनको ऐसे लिस्ट में रख लिया। इस तरह से इनको अरेंज कर लिया जाता है और 169 नाम यहां पे लिस्ट के अंदर आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये सारे नाम लिख लिए कहां पे आने वाले साइक्लोन के? इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर की तरफ के अंदर आने वाले साइक्लोन के नाम लिख लिए। अब एक एक करके सबके नाम रखे जाते हैं। सबसे पहले जो साइक्लोन आएगा उसका नाम निसाग्रा रख दिया गया था। इस तरह से सारे नाम रख दिए गए थे। तो ये 13 साइक्लोन तो आ चुके थे, है ना। आप बोलोगे सर ये तो हमारी तरफ आए नहीं। मैंने बताया ना, इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर के अंदर कहीं पे भी आने वाला साइक्लोन, चाहे वो बांग्लादेश की तरफ आए, चाहे म्यांमार की तरफ आए, कहीं पे भी आए, उनके नाम ऐसे क्रम वाइज रखे जाएंगे। पहले नंबर पे इसका नाम रखा जाएगा, फिर ऐसे करके एक एक नाम रखे जाएंगे। तो अभी जो नाम था वो था बांग्लादेश का बिपरजोय वाले का, यानी ये बिपरजोय का नाम यहां से इसलिए रखा गया था क्योंकि ये लिस्ट के अंदर ये इसका अगला नंबर इसका था। इसके बाद हमारे इंडिया वाला तेज का नाम आएगा। अब ये तेज साइक्लोन कहीं पे भी आ सकता है, जरूरी नहीं है इंडिया के अंदर ही है, ये कहीं पे भी आएगा, उसका नाम तेज साइक्लोन रखा जाएगा। बस शर्त यह कि वो इंडियन ओशियन के अंदर जनरेट होना चाहिए। तो ये सारे नाम है, इस तरह से 169 नाम रखे गए हैं। क्यों रखे गए? ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर बात करें बिपरजोय, तो कोई भी कंट्री ये बात करे बिपरजोय तो वो क्योंकि अगर नाम नहीं रखे जाएंगे तो हो सकता है कि हर एक कंट्री अपने अपने अकॉर्डिंग नाम रख ले, या वो कोई कुछ भी अपने अकॉर्डिंग बुलाते रहे या नाम ही ना रखे। तो डिस्कस कैसे करेंगे कि हमें इस चीज के बारे में बात करनी है, इसलिए नाम रख लिए गए और किसी का आपस में कोई कंफ्यूजन भी नहीं हो, इसलिए सारे नाम रख लिए गए। तो इस तरह से ये नाम आते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहां तक हमने जान लिया कि किस तरह से इसका साइक्लोन का नाम रखा गया, क्या हुआ है, कहां पे ये जनरेट हुआ है ना, अरब सागर के अंदर ये बना है। अब ये जो साइक्लोन बनता है उसकी हवा की स्पीड के अकॉर्डिंग, है ना, हवा की स्पीड के अकॉर्डिंग या साइक्लोन कितना खतरनाक होने वाला है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग वार्निंग इश्यू करी जाती है। वार्निंग कैसे? जैसे आज हमें पता है साइक्लोन के बारे में कि गुजरात के अंदर, बंबई के अंदर साइक्लोन हिट करने वाला है। तो ये हमें कैसे पता लगा? ये हमें पता लगा न्यूज पेपर की हेडलाइन से, न्यूज के अंदर सुनने से, या जो भी गवर्नमेंट के द्वारा हमें जहां से न्यूज मिल रही है उसके द्वारा हमें यह पता लगा। तो अगर हमें पता ही नहीं लगता, हमें सुनने में ही नहीं आता, हमारे पास कोई न्यूज ही नहीं होती, तो हमें साइक्लोन के बारे में पता कैसे लगता? तो मतलब हमें पहले गवर्नमेंट की तरफ से बताया जाएगा कि ऐसा कुछ आने वाला है, क्योंकि वही इन सब चीजों को रेगुलेट करते हैं। तो बताया कैसे जाएगा? वो बताया जाता है वार्निंग्स के थ्रू। अब ये वार्निंग देखो अलग अलग 4 कैटेगरी में इश्यू करी जाती है। पहली होती है साइक्लोन वॉच होती है, फिर साइक्लोन अलर्ट होती है, साइक्लोन वार्निंग और लैंडफॉल आउटलुक होती है। ये अलग अलग वार्निंग इश्यू करी जाती है और अलग अलग टाइम के ड्यूरेशन में, 72 घंटे पहले, कोई 48 घंटे पहले, अलग अलग ये वार्निंग इश्यू करी जाती है आईएमडी के द्वारा, यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये वार्निंग इश्यू करी जाती है। वहीं पे अगर कलर, जैसे हम बात करते हैं कि हम जब ट्रैफिक सिग्नल के अंदर जाते हैं तो वहां पे अलग अलग कलर की लाइट लगी होती है हमारे वहां पे मूवमेंट के अकॉर्डिंग। अगर हमें रुक जाना है कहीं पे, अगर आगे रोड क्रॉस नहीं करनी है, आगे नहीं बढ़ना है तो रेड लाइट दिखती है, अगर आगे चले जाना तो ग्रीन लाइट दिखती है, अगर एक ऐसे येलो लाइट भी होती है। तो उसी तरीके से वो लाइट के कलर हमें क्या बताते हैं, हमें आगे जाना है कि नहीं जाना, या हमें किस तरह से ट्रांसपोर्ट को यूज करना है वही बताते हैं। तो उसी तरह से कलर वार्निंग भी दी जाती है कि अब आपको क्या करना है। जैसे अगर ग्रीन कलर है, अगर ग्रीन कलर कहीं पे इश्यू करा गया है, ग्रीन कलर अगर कहीं पे आया है, तो इसका मतलब ये है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब आराम से रह सकते हैं, साइक्लोन को लेके कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं पे अगर येलो कलर आ गया तो येलो कलर का मतलब है कि अपडेट हो जाइए, कुछ ना कुछ अब समंदर के अंदर बनना स्टार्ट हो गया है, अपडेट हो जाइए, कुछ भी आने वाले टाइम पे हो सकता है। वहीं पे अगर मैं ऑरेंज वार्निंग की बात करूं तो ऑरेंज वार्निंग का मतलब होता है
बी प्रिपेयर्ड, यानी आप प्रिपेयर हो जाइए। देखिए लिखा हुआ भी है कि ऑरेंज अलर्ट इज इश्यूड एज ए वार्निंग ऑफ एक्सट्रीमली बैड वेदर, यानी जो अब आपका जो वेदर है, जो मौसम है, वो काफी ज्यादा खराब हो चुका है, साइक्लोन अपना रूप लेना स्टार्ट कर चुका है, और इसकी वजह से जो रोड लाइंस है और जो आपकी रेलवे लाइन है वो क्लोज हो सकती है, हो सकता है उनसे आपको अब ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत आ सकती है। तो प्रिपेयर हो जाइए, आपके जो भी कीमती सामान है, जो भी आपको लग रहा है कि हमारे साथ होने चाहिए, वो आप उनको ले लीजिए, प्रिपेयर हो जाइए। कभी भी आपको वार्निंग इश्यू करी दी जा सकती है कि अब आपको यहां से आगे की तरफ चले जाना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं जो भी आपकी टीम आएगी, एनडीए वगैरह जो भी आपकी टीम आएगी, डिजास्टर वाली टीम आएगी, इंडियन गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार कहीं पे भी अगर शेल्टर बनाए जाएंगे, कहीं पे आपको मूव करना होगा, जितने दिन साइक्लोन का असर रहेगा उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। आगे आता है कि टेक एक्शन, अब एक्शन लेने की बारी है, मतलब अब साइक्लोन बन चुका है, वो अपना हमला करने को तैयार है। मतलब बाहुबली मूवी देखी होगी ना, अब हमला होने को तैयार है बाहुबली की सेना, तैयार हो जाइए, अब आपको रक्षा करनी है अपने आप की और अपनी मातृभूमि की। तो उसी तरह से साइक्लोन आने वाला, हिट करने वाला है, जिन जिन चीजों को आप बचाना चाहते हैं, सुरक्षा करना चाहते हैं, उसके लिए एक्शन लेने को तैयार हो जाइए। तो अलग अलग तरीके की ये वार्निंग इश्यू करी जाती है, इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि साइक्लोन अभी चर्चा में है, तो हो सकता है कि वन लाइनर एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये कुछ आपको यहाँ पे मैप दिखाई दे रहे होंगे, एक मिनट बस आपको कुछ मैप यहाँ पे मैं दिखा देता हूं। जो मैप आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहे होंगे, जैसे मैंने वार्निंग की बात करी, कलर वार्निंग की, तो ये गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा कुछ कलर मैप यहाँ पे दिए गए थे अलग अलग डेट को, 15 जून के लिए, 16 जून के लिए। तो ये पहला जो मैप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है रेनफॉल को लेके, ये कहां पे रेनफॉल कैसी होगी। जैसे मैंने बताया ग्रीन कलर, ग्रीन कलर मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिखा भी है ग्रीन कलर मतलब नो वार्निंग, यहाँ पे कोई वार्निंग नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि कंफ्यूजन आ रहा होगा से कलर वार्निंग हमें कैसे पता लगती है। तो जैसे देखो यहाँ पे जो गुजरात का जो मौसम विभाग है वहां की तरफ से आपको ये कलर मैप इश्यू कर दिए जाते हैं कि ग्रीन कलर का मतलब इस एरिया को कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। लेकिन जो ये कच्छ वाला इलाका है, जामनगर द्वारका वाला जो इलाके हैं, यहाँ पे आपको दिक्कत करने वाली बात है, यहाँ पे बारिश आ सकती है। ऑरेंज वार्निंग का मतलब आपको क्या हो जाना चाहिए, अपडेट हो जाओ, मतलब प्रिपेयर हो जाओ। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है ये 16 जून के लिए लेके, तो अलग अलग ये मैप्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग, कलर वार्निंग के अकॉर्डिंग, है ना। तो ऐसे ही ये कुछ चीजें हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं, जैसे मैंने बात करा था कि साइक्लोन किस तरह से आगे की तरफ मूव कर रहा है, किस तरह से बढ़ रहा है, तो साइक्लोन देखो यहां से स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे ये उसका साइक्लोन का पाथ है, इस तरह से साइक्लोन आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, इस तरह से साइक्लोन आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, और ये यहां पे आके सरफेस, यहां पे आके इस ये एंड हो जाएगा, इसके आगे बढ़ेगा नहीं। ऐसा क्यों, बिल्कुल इसके बारे में देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कि साइक्लोन कैसे बनता है, कैसे आगे बढ़ के यहां पे आके खत्म हो जाता है, इन सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो साइक्लोन देखो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है गुजरात वाले इलाके में हिट करने वाला है, ये जो बाउंड्री आपको बाहर की तरफ दिखाई दे रही है, इसका मतलब है इसका असर यहां तक होने वाला है, यहां पे ये बंबई वाले इन कुछ इलाकों में हिट करने वाला है, साथ ही साथ ये कराची आपको पाकिस्तान वाला इलाका यहां पे दिखाई दे रहा होगा, यहां पे भी ये हिट करेगा। ये देखो यहां पे 15 जून के दिन की बात है कि यहां पे इस तरह से आगे की तरफ बढ़ता हुआ आगे की तरफ ये जा रहा है और ये हिट करने वाला है। तो साइक्लोन की आपको ये डायरेक्शन पता लग गई। ये अलग अलग फिशरमैन जो है, मछुआरे हैं, उनके लिए भी वार्निंग इशू कर दी गई है, क्योंकि समंदर जो होते हैं वो मछुआरों के लिए काफी वो होते हैं, उनका इकोनॉमी का यानी कमाने का सोर्स होते हैं। तो अगर मछुआरों के लिए भी वार्निंग इश्यू नहीं करी जाएगी, उनको नहीं बताया जाएगा, तो हो सकता है कि साइक्लोन के दौरान वो मछली पकड़ने चले जाएं और उनके साथ कुछ ना कुछ बड़ी हानि हो जाए। तो उस हानि से बचने के लिए उन लोगों के लिए भी यहाँ पे वार्निंग इश्यू करी जाती है अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग, तो वहां पे आपको दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं, तो जैसे मैंने बात करी थी कि सारी बात हो गई कि साइक्लोन किस तरह से आ रहा है, बिपरजोय के बारे में सारी बातें हो गई। अब बात है, इतनी देर से आपके अंदर क्यूरियोसिटी बनी होगी, सर ये तो हमने जान लिया कि साइक्लोन साइक्लोन साइक्लोन, लेकिन अब यह बता दीजिए कि साइक्लोन आखिर बनता कैसे है, क्यों बनता है, किस तरह, क्या क्या चीजें इसके लिए जरूरी है। अब सारी उन्हीं चीजों पे बात होगी। तो सबसे पहली बात यह है कि साइक्लोन बनने के लिए, साइक्लोन यानी चक्रवात के बनने के लिए, साइक्लोन के आने के लिए तीन चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज है कि लार्ज वाटर बॉडी, यानी आपको बड़े पानी, बहुत ज्यादा लार्ज एरिया में पानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर के पास ही कोई कुआं हुआ खोद लिया या कोई तालाब सा बना लिया, फिर वेट कर रहे हैं कब जाके इसके अंदर साइक्लोन बनेगा और हम देखने वाले हैं वो बवंडर। तो ऐसा नहीं होता है। साइक्लोन बनने के लिए बहुत बड़ी सरफेस में लार्ज वाटर बॉडी चाहिए होती है, लाइक हमारा अरब सागर, बे ऑफ बंगाल, हिंद महासागर, है ना, ऐसे जगहों में, पैसिफिक ओशियन, ऐसी जगह में चक्रवात हमें बनते हैं। सेकंड कंडीशन है टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब है, तापमान का मतलब है कि सरफेस के ऊपर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अगर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से, यानी 27 डिग्री से ज्यादा अगर टेम्परेचर होता है, तभी क्या बनेगा, ये साइक्लोन बनेगा। ऐसा
ऐसा नहीं है कि 15 डिग्री में ये साइक्लोन बन जाएगा। 27 या 27 से ज्यादा अगर तापमान है तभी ये साइक्लोन क्या होता है, जनरेट होता है। और लास्ट कंडीशन है कोरियोलिस फोर्स। ये आपके लिए हो सकता है नया है, तो कोरियोलिस फोर्स को समझते हैं। हम जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट घूमती है, यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ ऐसे घूमती है ना। घूमने के दौरान जब ये अर्थ घूमती है ना, तो अर्थ को अगर मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूं तो बीच वाला हिस्सा उसको बोलते हैं इक्वेटर, यानी 0 डिग्री पे आता है इक्वेटर। तो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। इसके ऊपर वाले हिस्से में जो हवा चलती है अर्थ के घूमने की वजह से, अगर हवा ऐसे सीधी जाने वाली हवा वो राइट में मुड़ जाएगी। मतलब अगर ऊपर वाले हिस्से में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध यानी साउदर्न हेमिस्फेयर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर जो हवा है वो राइट में मुड़ जाती है। यहां पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ऐसे जाती जाती हवा राइट में मुड़ गई। ये हवा ऐसे आ रही थी, इसके लिए राइट इधर होता तो इधर मुड़ गई। ऐसे ही नीचे वाली हवा यानी दक्षिणी गोलार्ध में हवा चलती चलती हवा अपने से लेफ्ट में घूम जाती है। इसके लिए लेफ्ट उधर होगा तो लेफ्ट में घूम जाएगी। हवा क्या किधर घूम जाती है, लेफ्ट की तरफ से घूम जाती है। ये होता है कोरियोलिस फोर्स की वजह से। जो हवा का आपको बाउंड्री से दिखाई देता है ना, वो घूमता कैसे है, हाँ ना, वो घूमता है इस कोरियोलिस फोर्स की वजह से। कि हवा का जो घुमाव होगा ना वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से होता है। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। आगे अगर मैं बढ़ूं तो यहाँ पे आपको देखो दिखाई भी दे रहा होगा कि जैसे मैंने बताया, यहाँ पे ऊपर की तरफ हवा राइट में मुड़ती है, नीचे की तरफ हवा लेफ्ट में मुड़ जाती है। तो उसी की वजह से क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो हवाएं हैं, जो साइक्लोन है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब अगर मेरी घड़ी ऐसे है 12, 3, 6 और 9, तो घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी ऐसे घूमती है ना, तो ये होता है क्लॉकवाइज। लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन कैसे घूमता है, देखो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। एंटी क्लॉकवाइज उसकी हवाओं की डायरेक्शन होती है। वहीं एंटी साइक्लोन को उल्टा एंटी साइक्लोन वो घूमेगा क्लॉकवाइज, किसमें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। वहीं मैं बात करूं कि साउदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध के अंदर साइक्लोन की जो डायरेक्शन होती है वो होती है क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में ही क्या घूमता है, साइक्लोन घूमता है। लेकिन एंटी साइक्लोन पूछ ले साउदर्न हेमिस्फीयर में तो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और यहां पे क्लॉकवाइज। ठीक है, ये होता है इसके घूमने के डायरेक्शन। और यहां पे आपको बीच में ये गोला गोला काला काला ये दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, ये भी अभी पता लगेगा। इसको आई बोलते हैं और इसके बारे में अभी चर्चा करने वाले हैं। ये आपको हवाओं की अलग अलग डायरेक्शन जो आप पढ़ते आते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने बात करी कि इंडियन ओशियन के अंदर ये साइक्लोन जनरेट हुआ है, तो इंडिया जो हमारा है वो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आता है ना। ट्रॉपिकल मतलब हम अर्थ को अलग अलग हिस्सों के अंदर बांटते हैं। अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ को हम क्या करते हैं, अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। 0 डिग्री, 23.5 डिग्री लाइन वाले में बांटते हैं ना। ऐसे अलग अलग हिस्सों में हम हमारे अर्थ को बांटते हैं। ये अलग अलग लेटीट्यूड हम यहाँ पे बांट रखे हैं। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एक रीजन है जिसको हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। जिस रीजन को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं ना। अब इस ट्रॉपिकल रीजन को 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ तक के बीच में जो भी रीजन पड़ता है उसको ट्रॉपिकल रीजन बोल रहे हैं। अब इसके अंदर जो भी साइक्लोन बनते हैं ना, जो भी चक्रवात इसके अंदर बनते हैं ना, उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कह दिया जाता है। इनके अंदर बनने वाले साइक्लोन को ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में है। तो ये ट्रॉपिकल एरिया में आने वाले साइक्लोन को, हमारा जो प्यारा भारत है वो भी देखो इस वाले एरिया के अंदर पड़ रहा है। अब ये साइक्लोन जो जनरेट हुआ यहीं से कहीं से जनरेट हुआ है, इसलिए इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। अब देखो यहाँ पे इस पूरे एरिया के अंदर अलग अलग रीजन आपको दिखाई दे रहे हैं। इंडियन ओशियन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पे चाइना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अमेरिका वगैरह यूएसए वगैरह दिखाई दे रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इन्हीं ट्रॉपिकल साइक्लोन को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अगर हिंद महासागर यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन के अंदर कोई साइक्लोन आता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। इसीलिए हमारे पास जो साइक्लोन अभी आ रहा है उसको बिपरजॉय ट्रॉपिकल साइक्लोन हम कह सकते हैं। इसी का सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। वहीं पे अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर कोई साइक्लोन बनता है तो उसको विली विली साइक्लोन कहते हैं। वहीं पे साउथ चाइना सी के पास अगर कोई साइक्लोन जनरेट होता है उसे टाइफून कहते हैं। जापान चाइना के पास अगर कोई साइक्लोन बनता है तो उसे टाइफून नाम से जाना जाता है। हमने काफी बार सुनते हैं कि टाइफून आ गया, विली विली आ गया, हरिकेन आ गया। ये कुछ नहीं है, इन्हीं साइक्लोन के ही नाम होते हैं ना। अलग अलग कंट्री ने उनको अलग अलग नाम रख लिए। जैसे आपका नाम, आपके दोस्त कुछ और बुलाते होंगे, मम्मी कुछ और बुलाती है, मामा कुछ और बुलाते हैं ना। तो उसी तरह हो तो आप एक ही ना, लेकिन अलग अलग नामों से जाने जा रहे हैं। तो उसी तरह से इन ट्रॉपिकल साइक्लोन को अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जा रहा है। उसी तरीके से अगर मैं
ये आपका जो आइलैंड है ना, कैरेबियन आइलैंड है, जो वेस्ट इंडीज की जो हमारी टीम है वो कैरेबियन छोटे छोटे आइलैंड्स को मिलकर ही बनी है। तो उन आइलैंड के पास में, इस यूएसए वाले इन एरिया के पास में अगर कोई साइक्लोन आता है अटलांटिक ओशन के पास, तो उसको हरिकेन नाम से जाना जाता है। इस एरिया में अगर कोई साइक्लोन आता है तो उसे हरिकेन नाम से जाना जाता है। वहीं पे अगर यूएसए के अंदर है ना, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात के अंदर, सॉरी अमेरिका के अंदर अगर कोई साइक्लोन आता है तो उसे टोर्नाडोज नाम से जाना जाता है। तो ये साइक्लोन के अलग अलग नाम है, ये आपको पता होने चाहिए। अब अगर आगे मैं बढ़ूं, आगे बढ़ता हूं, तो आप जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा ना कहां पे कौन से ओशन के अंदर कौन कौन से नाम से जाना जाता है, इनको याद कर लेना। और साइक्लोन के अंदर इस तरह का आपको बाउंडर बनता हुआ दिखाई देता है, इस तरह से का हवा का एक बाउंडर बन जाता है ना। और देखो हवा की स्पीड के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी में हम उसको बांटते हैं। अगर कम है तो इतनी स्पीड होती है, मध्यम है तो इतनी होती है, अलग अलग कैटेगरी में उसको हम बांटते हैं। इस तरह से उसकी ये इस तरह से हवा का एक बाउंडर, शक्तिमान देखा ना गोल गोल घूमता घूमता, उसी तरह से हवा का एक बाउंडर घूमता हुआ ऊपर की तरफ उठ जाता है और आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर ये साइक्लोन बनते कैसे हैं, कैसे ये साइक्लोन जनरेट होता है। हमने कंडीशन भी बता दी, इनके नाम भी जान लिए और किस एरिया में बनते हैं इसकी भी बात हो गई। अब बात करते हैं ये बनते कैसे हैं, कैसे ये हवा का बाउंडर बन जाता है। तो हवा का बाउंडर बनने के लिए सबसे पहले मैंने बताया किसी एक लार्ज वाटर बॉडी में कंटिन्यूसली किसी एक पॉइंट पे टेम्परेचर 27 डिग्री या 27 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से वहां पे क्या होता है, हवाएं गर्म हो जाती है। अब किसी भी एरिया में अगर हवाएं गर्म हो जाएगी ना तो वहां पे लो प्रेशर बन जाता है। कौन सा प्रेशर बन जाता है, लो प्रेशर बन जाता है। लो प्रेशर का मतलब दबाव कम हो जाता है। दबाव कम क्यों हो जाता है, अगर किसी जगह पे गर्मी बढ़ जाती है तो वहां की हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उड़ने लग जाती है और हल्की हो जाती है। अब हवाएं अगर हल्की हो जाएगी तो सोच के देखिए, अगर हल्की हो जाएगी तो दबाव कम हो जाएगा ना, तो वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब दूसरी जगह पे जहां पे हवाएं इतनी गर्म नहीं थी वहां पे हाई प्रेशर रहता है। अब हाई प्रेशर रहता है, यहां पे लो प्रेशर रहता है। अब लो प्रेशर की तरफ से की वजह से हवाएं ऊपर की तरफ उड़ने लग जाती है, हवाएं ऊपर की तरफ उड़ने लग जाती है, वहीं आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। अब दूसरी जगह पे हाई प्रेशर होता है, उसकी वजह से हवाएं इसकी तरफ आने लग जाती है, हवाएं इसकी तरफ आने लग जाती है, हवाएं ऐसे इसकी तरफ आने लग जाती है। अब ये ठंडी हवा गर्म हवा की तरफ जाती है और गर्म हवा की तरफ जाने की वजह से ये भी गर्म होके ऊपर की तरफ उठने लग जाती है, ऊपर की तरफ जाने लग जाती है। ये भी क्या करेगी, ऊपर की तरफ जाने लग जाएगी। जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तो हम सरफेस से जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं ना, तो ऊपर क्या है, तापमान कम है, उसकी वजह से ये जमना स्टार्ट हो जाती है। उसकी वजह से क्या होती है, जमना स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये पानी की जो वेपर है ना ऊपर जाके जमना स्टार्ट हो जाती है। जिस तरह से फ्रीज के अंदर आप पानी रखते हो तो पानी फ्रीजर के अंदर धीरे धीरे बर्फ बन जाता है ना, उसी तरह से ऊपर जाके ये ऐसा मान लो बर्फ बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये जमना स्टार्ट होते हैं ना तो पीछे क्या करते हैं, ऊर्जा निकालते हैं, जिसको लेटेंट हीट बोलते हैं, यानी गुप्त उष्मा बोलते हैं। ये गुप्त उष्मा जब ये धीरे धीरे बादल की शेप लेते हैं ना, धीरे धीरे ये पानी की वेपर है ना, धीरे धीरे पानी की बूंद बनना स्टार्ट होती है, जमना स्टार्ट होती है ना, तो पीछे हीट छोड़ती जाती है, यानी ये गुप्त उष्मा छोड़ देती है। अपने अंदर जो ये हीट लेके गई थी ना, उस ऊर्जा को यहाँ पे छोड़ देती है। ये ऊर्जा तुम रखो। जैसे ऊर्जा यहाँ पे छोड़ती है ना, ये हिस्सा और गर्म हो जाता है। जब हिस्सा और गर्म हो जाता है तो हवाएं और ऊपर उठने लग जाती है, ये हवाएं और ऊपर उठने लग जाती है और यहाँ पे ये अंदर जो गर्म हवा है ना, इसके साथ यहाँ पे लो प्रेशर के साथ सब्सीड करती है, जिसकी वजह से इस वाले एरिया में एकदम लो प्रेशर बन जाता है, एकदम कम दबाव वाला एरिया बन जाता है। और ऊपर जाने वाली हवाएं देखो, यहां पे आप देखिए ऊपर जो हवाएं यहां पे गई है, ऊपर ये हवाएं जाने लग जाती है। ऊपर जाके हवाएं क्या हो जाती है, जमना स्टार्ट हो जाती है, बादल बनना स्टार्ट हो जाती है। अब यहां पे बादल बनना स्टार्ट हो जाती है और हवाएं ठंडी होने लग जाती है। ठंडी होके वापस ये गर्म हवा की तरफ आती है, क्योंकि बताया ना इधर हाई प्रेशर रह जाता है, इधर लो प्रेशर रह जाता है। तो इस तरह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलने लग जाती है। और कोरियोलिस फोर्स की वजह से जब हवाएं ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाती है तो राइटवर्ड मुड़ जाती है, और लेफ्ट और नीचे वाले में जाएगी यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड मुड़ जाती है। तो हवाओं के घूमने की वजह से इस तरह की एक राउंड राउंड शेप ले लेती है। ये हवाएं इस तरह से एक राउंड राउंड शेप ले लेती है, इस तरह से गोल गोल घूमती हुई ऊपर की तरफ उठ जाती है। उठी क्यों, क्योंकि गर्म होने की वजह से ऊपर उठती है और हाई से लो की तरफ ये बढ़ती जाती है और ऊपर उठती जाती है। जब ऊपर उठती जाती है तो ठंडे होने की वजह से यहाँ पे चारों तरफ बादल बन जाते हैं। लेकिन ये बादल इस तरह से क्यों बनते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ को अलग अलग लेयर में बांटा गया है। एटमॉस्फेरिक लेयर यानी वातावरण की अलग अलग आपने लेयर सुनी होगी, ट्रोपोस्फेयर है ना, स्ट्रेटोस्फेयर यानी क्षोभमंडल वगैरह सुना होगा। तो उसमें से एक ट्रोपोपोज यानी ट्रोपोस्फेयर के नीचे एक ट्रोपोपोज करके लेयर है ना, ट्रोपोस्फेयर मान लो आप, उसके ऊपर बादल नहीं बनते, जिसकी वजह से ये हवाएं ऊपर नहीं जाती और बादल क्या करते हैं, इस तरह से साइड में बनने लग जाते हैं। बादल इस तरह से साइड में फैलने लग जाते हैं। अब ये बादल साइड में फैलने लग जाएंगे और हवाएं यहाँ पे लेटेंट हीट छोड़ती जाती है। ये जब हवाएं
हवाएं ठंडी होती है तो लेटेंट हीट यानी गुप्त उष्मा छोड़ती है, जो हीट यहाँ पे वार्म आपको दिखाई दे रहा है ना, जिसकी वजह से यहाँ पे इनको एक बूम मिलता है, एक प्रेशर और मिलता है ना, और ये बादल आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। ये गोल गोल हवा का बाउंडर आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है। अब ये बाउंडर आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाता है, लेकिन उससे पहले ये बीच में आपको जो खाली जगह दिखाई दे रही है ना, इसको बोलते हैं आई, जो मैंने आपको उस इमेज में दिखाने की बात भी करी थी ना, एक इमेज में हमने देखने की बात भी करी थी कि जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं आई। ये वही एरिया है जहां पे वो गर्म हीट, लेटेंट हीट ऊर्जा रिलीज होती है, ये वो आई वाला एरिया है। तो इसको क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। इसको बोलते हैं आई, यानी चक्रवात की आंख बोलते हैं। इसको बोलते हैं चक्रवात की आंख बोलते हैं। और जो ये लाइन आपको ये दिखाई दे रही है ना, ये पिलर जैसे कुछ आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं कॉलम बोलते हैं ना, आई कॉलम बोलते हैं। तो इस तरह से बाउंडर आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाता है। अब मैंने यहाँ पे बताया आपको कि ये सारा जनरेट होने के लिए इसको पानी चाहिए, क्योंकि जो पानी है वही ऊपर, क्योंकि ठंडी हवा जब आ रही है अपने साथ मॉइस्चर लेते हुए, पानी लेते हुए आ रही है और घूमती हुई ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर की तरफ जाते वक्त ये लेटेंट हीट यानी जो पानी की वेपर है वो बादल बनती है। अगर पानी ही नहीं होगा तो ये बादल बनेंगे नहीं, और बादल बनेंगे नहीं तो आगे की तरफ ये बादल बढ़ेंगे नहीं और बारिश कराएंगे नहीं। तो अगर अब जब ये सरफेस के पास जाता है, यानी गुजरात के जैसे ये टच करेगा, आगे तो पानी है ही नहीं, आगे तो सरफेस है, जिसकी वजह से तो पानी मिलेगा नहीं, पानी मिलेगा नहीं तो ये वहां पे जाके खत्म हो जाता है, इसलिए आगे की तरफ नहीं बढ़ता। ये पानी में ही हमें देखने को मिलता है, जैसे पानी खत्म होता है इसका असर भी खत्म हो जाता है। इस तरह से ये जनरेट होता है। यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा ना कि साइक्लोन की 3 स्ट्रक्चर होती है, तो आई होती है, एक आई वॉल, जो मैं कॉलम बोल रहा था उसको आई वॉल बोलते हैं। ये आई वॉल हो जाता है और पास में आपको दिखाई दे रहे हैं ये हो जाता है स्पाइरल बेंड हो जाता है। इस तरह से साइक्लोन बनता हुआ ऊपर की तरफ उठता जाता है। यही होती है साइक्लोन की पूरी स्ट्रक्चर होती है। अब जिस तरह से ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, क्योंकि अर्थ पानी इतने हिस्से में थोड़ी है, पानी तो ऊपर भी है, ऊपर भी साइक्लोन आते होंगे, तो ऊपर जो साइक्लोन आते हैं उनको टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं, उनको टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं। जो ऊपर की तरफ आते हैं 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के नीचे की तरफ जो साइक्लोन आते हैं, ऊपर की तरफ जो साइक्लोन आते हैं, उनको टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। और फिलहाल जो साइक्लोन आया है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो किसी और लेक्चर में हम टेम्परेट साइक्लोन के बारे में जानेंगे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको टेम्परेट साइक्लोन के बारे में भी जानना है। तो आगे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो हमारे इंडिया की तरफ मैंने बताया साइक्लोन आने के लिए पानी का होना जरूरी है। तो इंडिया के कौन से रीजन के अंदर साइक्लोन बार बार आते हैं या आ सकते हैं, वही यहां पे दिखाया गया है। कौन सा साइक्लोन प्रोन एरिया है, यानी कहां पे साइक्लोन आने के चांसेस ज्यादा है, तो वहीं पे साइक्लोन आएंगे जो हिस्सा पानी के टच में है। अब राजस्थान और मैं हिमाचल, उत्तराखंड इनकी बात करूंगा, ये पानी के टच में नहीं है, समंदर के टच में नहीं है। तो समंदर के टच में हमारे गुजरात से लेकर इधर वेस्ट बंगाल तक ये एरिया है, यही पानी के टच में है, तो यहाँ पे साइक्लोन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और एक बात और, पहले के टाइम पे बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन बहुत ज्यादा आते थे और अभी भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे अरेबियन सी की तरफ, अरेबियन सी में साइक्लोन कम आते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ पे भी साइक्लोन बहुत देखने को मिल रहे हैं। ये सारा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग जो हमारे इंसानों की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनका इतना यूज कर रहे हैं, पेड़ पौधे इतने काट रहे हैं, गाड़ियों को इतना यूज कर रहे हैं, एसी, फ्रीज, रेफ्रिजरेटर इनको इतना यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से केमिकल्स का इतना यूज करने की वजह से, पेड़ पौधों को काटने की वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, जिसका गर्मी का असर आप हर साल देखते जाते हैं कि गर्मी अपने पीक लेवल पे होती है। उसी वजह से यहाँ पे अरेबियन सी, क्योंकि मैंने बताया साइक्लोन बनने के लिए टेम्परेचर अपना बहुत अहम रोल अदा करता है, उसी टेम्परेचर की वजह से अरेबियन सी के अंदर भी साइक्लोन बनने लगे हैं, इंडिया को हिट करने लगे हैं। तो वही है, ये आपको जो रेड कलर के अंदर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे साइक्लोन ज्यादा आते हैं, येलो कलर के अंदर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे साइक्लोन थोड़े कम आते हैं, कम असर होते हैं। वैसा एक दूसरा मैप यहाँ पे भी है, अलग अलग पूरे डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करते हुए कि कौन कौन से एरिया में साइक्लोन आने के चांसेस होते हैं। तो ये हमारा एक ऐसा था। अब हम विदा लेता हूं मैं आपसे, नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने आसपास भी एक अच्छा पॉजिटिव माहौल बनाए रखिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।